नमस्कार विद्यार्थियों, उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग विधायिका चैप्टर पर हमारी चर्चा को अंतिम स्थान पर ले जाने वाले हैं। यानी कि आज ये चैप्टर हमारा समापन की ओर अग्रसर है। हमारे विद्यार्थी कर्तव्य, रण सिंह राठौड़, याचिका शिवानी, योगेश मीना ये सभी जुड़ चुके हैं। और कल जैसा कि मैंने एक मैसेज एक बच्चे का देखा भी था जिसने कहा था कि आज मुश्किल लग रहा है ये चैप्टर सर कि कल भी पूरा हो पाएगा। नहीं, आज हम इस चैप्टर को ज़रूर कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि हमारा ये रैपिड रिवीजन है, इसमें हम ज़्यादा लंबा इस चैप्टर को नहीं खींचेंगे। तो कल हमने जो विधायिका यानी कि संसद के बारे में चर्चा की थी, हमारी चर्चा पिछली 2 क्लासेज में विधायिका के गठन पर कंप्लीट हुई थी। हमने पिछली क्लास में संसद के कार्यों पर चर्चा की थी और संसद के कार्यों में हमने 2 कार्यों पर ध्यान दिया था। पहला काम, संसद में विधि निर्माण प्रक्रिया, क्योंकि संसद का मुख्य कार्य क्या है, कानूनों का निर्माण करना। और दूसरा काम, संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण किस प्रकार से रखती है। विधि निर्माण प्रक्रिया में हालांकि हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आज हम विधि निर्माण प्रक्रिया से संबंधित कुछ बातें और भी है जिन पर अपना ध्यान एक बार ले जाएंगे, फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलिए तो बात करते हैं हम संसद के जो कार्य हैं उनमें विधि निर्माण से संबंधित जो कार्य है यानी कि विधायी कार्य, संसद के कार्य, और इसमें हम विधायी कार्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हालांकि इस पर चर्चा मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि हम कर चुके हैं, लेकिन थोड़ी बहुत बातें ऐसी है जो अधूरी थी जिस पर अभी हम बिल्कुल बातचीत करेंगे। देखिए, संसद की जो विधायी शक्ति है उसके अंतर्गत संसद किन किन सूची पर कानून बना सकती है, इसके बारे में आपको बताना जरूरी था। देखिए, संसद को चूंकि ये हमारा पूरे देश का एक विधायी अंग है, इसलिए इसे संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार है। किस पर? संघ सूची व समवर्ती सूची पर, संघ सूची व समवर्ती सूची पर कानून बना सकती है। सूची पर विधि निर्माण करती है संसद। संघ सूची में वे विषय आते हैं जो कि राष्ट्रीय महत्व के होते हैं और समवर्ती सूची में वे विषय आते हैं जो राष्ट्रीय व प्रांतीय दोनों महत्व के होते हैं, जिन पर केंद्र भी कानून बना सकता है अर्थात संसद भी कानून बना सकती है और राज्यों के विधानमंडल भी कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में विवाद है, संसद ने जो कानून बनाया है वो राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून से अलग है, तो जो संसद द्वारा निर्मित कानून होता है वही अंतिम रहता है। तो आप देख सकते हैं संसद में जो कानून निर्माण करने का काम है वो संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर किया जाता है। इसके अलावा हमारे एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं सर 12th की क्लास कब है। देखिए, आज शायद आप काफ़ी दिनों बाद जुड़े हैं, मेरा जहाँ तक ख्याल है। कल जो विद्यार्थी अभी 12th के हैं और या फिर आपके अगर भाई बहन कोई 12th में हैं, आप उसको सूचना दे सकते हैं। कल हमारा 11th क्लास ऑफ रहेगी, मतलब मैं पॉलिटिकल साइंस की 11th क्लास कल नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि कल 4 से लेकर के और लगभग उसके बाद 2.5 घंटे से लेकर 2.25 घंटे तक आपका मॉडल पेपर सॉल्यूशन होगा। तो कल सभी स्टूडेंट्स 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी सादर आमंत्रित हैं, मॉडल पेपर सॉल्यूशन में आ सकते हैं क्लास 12th के, और प्लस जो 12th के स्टूडेंट हैं उनको भी आप सूचित कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने विद्यार्थियों को, अपने भाइयों को या जो भी आपसे मिलने वाले हैं और 12th क्लास का इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको ज़रूर कहिएगा कि कल 4 बजते ही आप मॉडल पेपर सॉल्यूशन में बैठ जाएं और बड़े धैर्य पूर्वक, पेशेंस पूर्वक बैठ करके जितनी देर क्लास चलती है आपको पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करवाया जाएगा। तो ये सूचना आप अपने ज़रूर मित्रों को दीजिएगा। चलिए, तो आपका ये जो एक सवाल था शायद उसका उत्तर आपको मिल चुका है। संघ सूची समवर्ती सूची पर तो संसद कानून बनाती ही है, लेकिन यहाँ पर एक बात और जो ध्यान रखनी है वो क्या है, वो ये है कि राज्य सूची के विषय पर भी, राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है संसद। राज्य सूची के विषय पर भी विधि निर्माण कर सकती है संसद, लेकिन किस कंडीशन में करेगी? ये करेगी तब जब 2 या 2 से अधिक राज्यों
द्वारा या राज्यों के विधानमंडलों द्वारा राज्य के विधानमंडलों द्वारा राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा विधि निर्माण की मांग की जाए। अगर दो या दो से अधिक राज्यों ने यह कह दिया कि भाई राज्य सूची का ये जो विषय है इस पर संसद कानून बनाए, तो भी संसद कानून बना सकती है। तो आपको एक बार रिपीट करवा देता हूं, संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर तो संसद कानून बनाती ही है, इसके अलावा राज्य सूची के विषयों पर भी संसद कानून बना सकती है, और अवशिष्ट शक्तियों पर तो संसद को अधिकार है ही, हम सभी जानते हैं। अवशिष्ट विषय या अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट विषय, ये जो अवशिष्ट विषय होते हैं इसका मतलब यह है जिनका उल्लेख न राज्य सूची में, न समवर्ती सूची में और ना ही संघ सूची में, कहीं पर भी जिसका उल्लेख नहीं है, वे अवशिष्ट विषय कहलाते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति भी संसद को प्राप्त है, और ऐसा प्रावधान हमने कनाडा से लिया है, क्योंकि कनाडा में भी जो अवशिष्ट विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार वहाँ के संघ को दिया गया है, यानी कि केंद्र के पास में है, तो हमने भी यहाँ पर ये संसद को शक्ति प्रदान की है। चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ से अब हम बात करते हैं संसद के कार्यों में। अगला कार्य हमारा जो वित्तीय कार्य है। देखिए, एक विद्यार्थी शायद कर्तव्य पूछ रहे हैं कि समवर्ती सूची का मतलब क्या है। संघ सूची संघ से संबंधित, राज्य सूची राज्य से संबंधित, और समवर्ती दोनों से संबंधित, जिनमें दोनों के विषय शामिल हो उसको समवर्ती सूची कहा जाता है। सर्जिकल 4 तो इतिहास की क्लास भी साथ में है क्या? नहीं, देखिए कल मॉडल पेपर होगा आपका। मैंने आपको क्या बताया कि कल 4 बजे से लेकर के और लगभग 2 से ढाई घंटे, हो सकता है 3 घंटे या पौने 3 घंटे तक चले, उस समय आपको मॉडल पेपर सॉल्यूशन करवाया जाएगा क्लास 12th वालों को। इसलिए मेरी कल क्लास 11th की जो शाम को 7 बजे क्लास लगती है वो ऑफ रखी जाएगी। तो जो स्टूडेंट 11th में है और वो कल मॉडल पेपर भी सॉल्यूशन में आना चाहते हैं 12th में, बिल्कुल आ सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। चलिए, हाँ, अगर आप कल की इतिहास की 11th की क्लास ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आपकी क्लास होगी, बिल्कुल आप ज्वाइन करें। चलिए, तो बात करते हैं हम वित्तीय कार्य की। संसद के कार्यों में उसका वित्तीय कार्य क्या है? वित्तीय कार्य का मतलब है देश का जो लेखा जोखा है, जिसे हम बजट कहते हैं, बजट पर संसद की स्वीकृति अनिवार्य है। वित्तीय का मतलब क्या है? बजट पर, बजट का मतलब होता है वार्षिक लेखा जोखा। वार्षिक लेखा जोखा जो होता है उसे हम बजट कहते हैं, और बजट पर संसद की स्वीकृति आवश्यक है। संसद की स्वीकृति आवश्यक। जब तक संसद उस पर अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं करेगी तब तक आप बजट से 1 पैसा भी खर्च नहीं कर सकते। संसद की स्वीकृति आवश्यक। आप यहां पर कह सकते हैं संसद की स्वीकृति के बिना, संसद की स्वीकृति के बिना बजट में से पैसा, आप यहां पर पैसे की जगह पर लिख लीजिए बजट की, संसद की स्वीकृति के बिना बजट में से धन व्यय नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। देखिए, यहां पर
ये ध्यान रखना आपको, बजट बनाने का काम किसका है? बजट बनाता है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्री के देखरेख में बजट बनाने का काम किया जाता है और बजट पूरे भारत के आने वाले वित्तीय वर्ष का एक लेखा जोखा होता है कि हमारे टैक्सेस यानी कि कर कहाँ कहाँ से हमें लेने हैं, कौन से कर हमें बढ़ाने हैं, कहाँ कर हमें घटाने हैं, हमारी आय के नए साधन क्या हो सकते हैं, नए खर्चे क्या हैं। ये सब कुछ जो होता है वो बजट पे होता है। और जब तक संसद में बजट स्वीकार नहीं किया जाए, संसद में बजट रखा जाता है, बजट पर बहस होती है, बजट संसद द्वारा पारित किया जाता है। जब संसद पारित करती है तभी सरकार यानी कि कार्यपालिका बजट में से धन खर्च कर सकती है, अन्यथा धन खर्च नहीं कर सकती। तो आपने यहां देखा, संसद की स्वीकृति के बिना बजट में से धन व्यय नहीं किया जा सकता। बजट कहते किसको है? वार्षिक लेखा जोखा जो होता है उसको बजट कहा जाता है। संसद की स्वीकृति आवश्यक है, जबकि बजट बनाने का काम किसका है? वित्त मंत्रालय के द्वारा, कार्यपालिका के द्वारा बजट बनाया जाता है। तो ये देखिए, संसद के कार्यों में वित्त से संबंधित शक्ति भी संसद को प्राप्त है कि संसद वित्त पर अपना नियंत्रण रखती है। अब आती है बात, संसद का और क्या कार्य है? तो संसद के कार्यों में एक और कार्य आता है, प्रतिनिधित्व प्रदान करना। संसद हमारे भारत में अलग अलग जाति, धर्म व सभी प्रकार के जो समुदाय हैं, उन सभी समुदायों के हितों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। तो आप यहां पर कह सकते हैं, सभी वर्ग, व समुदाय के हितों को प्रतिनिधित्व। देखिए, आपने जैसा कि देखा कि संसद के जो दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत किए जाते थे, हालांकि अब उसको समाप्त कर दिया गया है। राज्यसभा में 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्रों से मनोनीत किए जाने की व्यवस्था रखी गई है, यानी कि इन सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिल रहा है। इसके अलावा लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ताकि उनको भी प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। तो यहाँ संसद जो है वो इन सभी वर्ग व समुदाय के हितों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है, इनका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर होता है। आप यहाँ पर बता सकते हैं कि राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व, और ये किसके माध्यम से है? मनोनयन के माध्यम से, मनोनयन के माध्यम से, मनोनयन के माध्यम से किया जाता है। जबकि अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में SC ST यानी कि अनुसूचित जाति, जिसे आप SC कह करके पुकार सकते हैं, शेड्यूल कास्ट तथा अनुसूचित जनजाति, जिसे हम ST कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स को आरक्षण दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? ताकि इन सभी को प्रतिनिधित्व मिले, इनके हितों को भी प्रतिनिधित्व मिलना जरूरी है। बाकी तो निर्वाचित होकर के आते ही हैं, लेकिन इनको प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है। अब आता बहस का मंच। यहां पर एक सतीश कुमार हैं जिन्होंने लिखा है कक्षा 8 के मॉडल पेपर हल करवाइए। देखिए, कक्षा 8 के मॉडल पेपर मैं तो क्लास 8 में पढ़ाता नहीं, इसलिए मैं तो नहीं करवा सकता,
लेकिन कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए शायद मॉडल पेपर की व्यवस्था होगी और उत्कर्ष की तरफ से करवाए जा रहे होंगे। अगर ऐसा है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर आपका जो मैसेज है वहाँ तक पहुँच जाएगा बिल्कुल 100%। हाँ, अरण सिंह कह रहे हैं अनुच्छेद 16(4) में आरक्षण का प्रावधान किया गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अनुच्छेद 16(4) जो है वो आरक्षण की व्यवस्था करता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति या किसी भी वर्ग को जिसको आरक्षण की आवश्यकता है, आरक्षण प्रदान किया जा सकता है। हाँ जी, राजूराम कह रहे हैं सर कल 4 बजे इतिहास की भी क्लास है, 12th क्लास दोनों कैसे करेंगे एक साथ में? मैंने आपको क्या कहा था, कल अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आपके बाकी को दूसरी कोई क्लास नहीं लगेगी कल, ना हिस्ट्री, ना ज्योग्राफी, ना ही पॉलिटिकल साइंस की। केवल कल मॉडल पेपर सॉल्यूशन ही होगा। और अगर आप 11th के हैं और आप 12th की क्लास में आना चाहते हैं तो पहला आप अपनी जो क्लासेज हैं वो देख लीजिएगा, बाद में जब आपको वक्त मिले तो 12th वाली क्लास में भी आ सकते हैं, आप मॉडल पेपर का भी हिस्सा बन सकते हैं। यह आपके लिए एक आने वाली क्लास का एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि आने वाली क्लास अभी 1 साल बाद में आपको एग्ज़ाम देना है, बट कुछ जानने का मौका ज़रूर मिल सकता है। बहस का मंच, यहाँ पर आप बताएंगे संसद वो स्थान है जहाँ पर हमारे राष्ट्रीय हितों से संबंधित मुद्दों पर बहस की जाती है। तो यहाँ क्या होता है, राष्ट्रीय हितों से संबंधित मुद्दों पर बहस होती है। सबसे महत्वपूर्ण काम ही अगर देखा जाए संसद का तो वो बहस करना ही है, क्योंकि जब तक बहस नहीं होगी, जब तक डिस्कस नहीं होगा, मंथन नहीं होगा, चिंतन नहीं होगा, तब तक हम हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है संसद का, राष्ट्रीय हितों से संबंधित मुद्दों पर बहस करना। इसके अलावा विधि निर्माण पर बहस करना, विधि निर्माण पर बहस करना, विधि निर्माण पर बहस करने से भी एक अच्छा कानून बन करके हमारे सामने आता है। राष्ट्रीय नीति जो हमारी सरकार बनाती है उस पर बहस करना, राष्ट्रीय नीति पर बहस। कई बार हम अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे होते हैं उन पर भी बहस होता हुआ देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर बहस। अभी आप देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में हमारे आसपास कई समस्याएं चल रही है, उनमें यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है, जो पश्चिमी देश हैं वो उनके अगेंस्ट हैं, अमेरिका उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है, नाटो और रूस के बीच में आए दिन टकरार चलती है, अमेरिका के द्वारा रूस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं, भारत और रूस की काफ़ी नज़दीकियां हैं। इन सब मुद्दों को लेकर हमारे संसद में भी बहस होती है कि क्या जो हम प्लान कर रहे हैं वो हमारे हित में है या नहीं है। कहीं हम अमेरिका से दूर नहीं हो जाएंगे, कहीं अमेरिका का जो हमें सहयोग मिल रहा है वो सहयोग ना समाप्त हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो कि हम रूस से ज़्यादा मित्रता दिखाने के चक्कर में अमेरिका से होने वाले लाभ को खो बैठे। तो यहाँ पर इन मुद्दों पर भी चर्चा होती है। बहस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और बिना बहस के समस्याओं का समाधान नहीं होता। श्री राम कुशवाहा क्या कह रहे हैं, कक्षा 12th के कितने मॉडल पेपर करवाएंगे? देखिए, कक्षा 12th के मॉडल पेपर तो एक ही होगा, वीडियो सॉल्यूशन तो उसका, लेकिन आप अगर ऐप के स्टूडेंट हैं 2 मॉडल पेपर आपको उसमें और मिल जाएंगे। टोटल 3 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। और जहाँ तक मेरा मानना है 3 मॉडल पेपर अगर आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे तो उसके बाहर कुछ जाना नहीं है। 1 मॉडल पेपर का वीडियो सॉल्यूशन आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। संवैधानिक कार्यों में संसद क्या करती है? संविधान में जो संशोधन करने का काम है वो किसका है? संसद का काम है। तो संविधान में संशोधन करना, संविधान में संशोधन करना, ये काम कौन करती है? संसद करती है। संविधान में संशोधन करने के लिए हमारे संविधान के अंतर्गत एक आर्टिकल है, अनुच्छेद 368। वो क्या कहता है? अनुच्छेद 368 इसमें संविधान में संशोधन करने
संविधान में संशोधन की विधि यानी कि तरीका, विधि का प्रावधान है। हमारे संविधान में जो संशोधन किया जाता है, संशोधन में एक चीज हमें विशेष रूप से ध्यान में रखनी है कि संविधान संशोधन करने का काम कोई भी राज्य का विधानमंडल नहीं कर सकता। किसी भी राज्य की विधानसभा में या विधान परिषद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखा भी नहीं जा सकता। संविधान में अगर संशोधन करना है, संविधान में अगर बदलाव करना है, तो प्रस्ताव या तो लोकसभा में रखा जाएगा या राज्यसभा में रखा जाएगा, अर्थात संसद के किसी भी सदन में वो प्रस्ताव रखा जा सकता है। दोनों सदनों की उस पर स्वीकृति भी आवश्यक होती है। दोनों सदनों से स्वीकृति मिलने पर वो संविधान में संशोधन माना जाता है। इस संबंध में हमारा संविधान का अनुच्छेद 368 ये कहता है कि सामान्य विधि से अगर संशोधन किया जाता है तो वो अनुच्छेद 368 में शामिल नहीं होगा। सामान्य विधि का मतलब है सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया से संशोधन। क्या होगा? देखिए, एक तो संशोधन होता है सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया से, सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया, और सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया का मतलब है मेजोरिटी, बहुमत। केवल जो सदस्य संख्या है उसकी मेजोरिटी चाहिए होती है, उसका बहुमत चाहिए होता है। मान लीजिए कि उस दिन सदन के अंदर 400 मेंबर उपस्थित हैं, लोकसभा की बात करें तो उसमें से मेजोरिटी कितनी होगी? 201, यानी कि 201 की स्वीकृति भी मिल जाती है तो वो प्रस्ताव पारित माना जाएगा। तो हम कह सकते हैं साधारण बहुमत, साधारण बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी। लेकिन ये जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, सामान्य विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये अनुच्छेद 368 में शामिल नहीं है। इसका विशेष ध्यान रखना है। आर्टिकल 368 जो कहता है वो क्या कहता है? तो अनुच्छेद 368 दो प्रकार के संशोधन की बात करता है। अनुच्छेद 368 जो है वो दो प्रकार के संशोधन कौन कौन से बताता है? पहला संशोधन बताता है संसद के दोनों सदनों के दोनों सदनों के पृथक पृथक विशिष्ट बहुमत से, विशिष्ट बहुमत। विशिष्ट बहुमत का मतलब क्या होता है? अभी हम इसकी भी चर्चा करेंगे। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, दूसरे में क्या होता है? संसद के विशेष बहुमत, संसद के विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं, आधे राज्यों की विधानसभाओं के बहुमत से या विधानसभाओं के अनुमोदन से। तो यहां आपके सामने दो तरीके हैं। हाँ, विद्यार्थी कह रहे हैं संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चंद्रवीर सिंह सिसोदिया कहते हैं 50% प्लस 1 का मतलब सिंपल मेजोरिटी होती है। बिल्कुल 201 का मतलब यही है। साधारण बहुमत का मतलब है आधे से अधिक सदस्य, कुल सदस्य संख्या का नहीं, जो उपस्थित है उसका आधे से अधिक सदस्य सिंपल मेजोरिटी कहलाती है, साधारण बहुमत कहलाता है। लेकिन वो सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया है, वो संशोधन प्रक्रिया का जो तरीका 368 में उल्लेखित है उसमें शामिल नहीं है। अनुच्छेद 368 ये कहता है संसद के दोनों सदनों के पृथक पृथक विशिष्ट बहुमत से, और पृथक पृथक विशिष्ट बहुमत का मतलब होता है सदन की कुल सदस्य संख्या की मेजोरिटी, यानी कि सदन की जितनी सदस्य संख्या है उसका आधे से अधिक, तथा उपस्थित सदस्य और जो भाग लेने वाले सदस्य हैं उनका 2/3,
उपस्थित और भाग लेने वालों का 2/3, इसको कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी, अगर ऐसा है तो फिर वो स्वीकृत माना जाएगा। और अगर वो दोनों सदनों से स्वीकृत हो जाता है तो एक तरीका तो यह है कि संशोधन कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ संशोधन ऐसे भी हैं जिन पर राज्यों की स्वीकृति ली जाती है। जैसे कि जीएसटी बिल पास किया गया तो दोनों सदनों ने भी विशेष बहुमत से पारित किया, फिर राज्यों के पास भेजा गया और कम से कम आधे राज्यों ने जब उस पर अपनी स्वीकृति दे दी तो उसे पारित माना गया। तो इस तरह से ऐसे संशोधन जो राष्ट्रीय महत्व के विषयों से जुड़े हुए होते हैं उस पर तो राज्यों का अनुमोदन भी लिया जाता है, लेकिन जो पूरे राष्ट्रीय महत्व के ना हो ऐसे पर संसद विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संशोधन कर सकती है। हाँ जी, एक विद्यार्थी हैं जिन्होंने पूछा है विशेष बहुमत संसद सदस्य के आधे से अधिक तथा 2/3 सदस्यों का बहुमत। बिल्कुल, अनुमोदन का मतलब होता है उस पर अपनी स्वीकृति दे देना। अनुमोदन करने का मतलब क्या है? उस पर अपनी स्वीकृति प्रदान करना, वो अनुमोदन करना कहलाता है। क्योंकि जो प्रस्ताव रखा गया वो कहाँ रखा गया? संसद में। संसद में उस प्रस्ताव पर क्या हुई? स्वीकृति हुई। यानी कि जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया वहां से स्टार्ट हो चुकी थी। संशोधन करने का सारा जो प्रस्ताव और उसे फाइनलाइज जो किया गया वो किया गया संसद में। अब गया है काम राज्यों के पास, तो राज्यों को तो उस पर अपना अनुमोदन देना है, यस और नो करना है कि हाँ हम इस संशोधन के पक्ष में हैं या हम इस संशोधन के पक्ष में नहीं है। यह कहलाता है अनुमोदन करना। अब देखिए, निर्वाचन संबंधी कार्य, संसद जो निर्वाचन संबंधी कार्य करती है वो क्या है? तो संसद निर्वाचन में किन किन का निर्वाचन करती है? राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। आप सभी को बताया जा चुका है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो निर्वाचक मंडल बनता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के अलावा सभी राज्यों की, केंद्र शासित प्रदेशों की, सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो निर्वाचन में संसद का रोल रहा जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ना ही केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन कौन भाग लेता है? संसद के सदस्य, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब इसके अलावा निर्वाचन संबंधी कार्यों में आप बताएंगे लोकसभा, क्योंकि वो भी संसद का एक हिस्सा है, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष किसका? लोकसभा का। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष लोकसभा का चुनाव करती है। और राज्यसभा, राज्यसभा उपसभापति का चुनाव करती है। उपसभापति का चुनाव, क्योंकि सभापति तो देश के जो उपराष्ट्रपति होंगे वही सभापति होंगे, लेकिन उपसभापति का चुनाव राज्यसभा करती है। तो आप निर्वाचन में देख लीजिए संसद किन किन का निर्वाचन करती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव तो संसद करती ही है, इसके अलावा लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है और राज्यसभा अपने उपसभापति का चुनाव करती है। यह है संसद के निर्वाचन संबंधी कार्य। अब आता न्यायिक कार्य। संसद न्यायिक क्षेत्र में क्या काम करती है? न्यायिक क्षेत्र में भी संसद के पास बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। हम सभी जानते हैं कि शक्ति संतुलन का जो सिद्धांत है, यानी कि जो 3 अंग हैं सरकार के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? संतुलित करने की कोशिश करते हैं। मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत है, चेक एंड बैलेंस थ्योरी का सिद्धांत, उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग प्रत्येक अंग को दूसरे अंग पर नियंत्रण लगाने का काम दिया गया है।
तो न्यायपालिका वैसे पूरी तरह से स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी न्यायपालिका के न्यायाधीशों को पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। तो आप यहां पर क्या बताएंगे? न्यायाधीशों को पद से हटाना ये संसद का काम है। और इसके लिए संसद क्या करती है? इसके लिए संसद महाभियोग प्रक्रिया, जिसका उल्लेख कहां है? अनुच्छेद 61 में है। देखिए, अनुच्छेद 61 ये बताता है कि महाभियोग प्रक्रिया कैसे चलाई जाएगी। तो उसी प्रक्रिया के माध्यम से, महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से न्यायाधीशों को पद से हटाया जाता है। अब जब न्यायाधीशों को पद से हटाना हो तो महाभियोग प्रक्रिया में क्या होगा? संसद के दोनों सदनों से पृथक विशेष बहुमत, दोनों सदनों से पृथक विशेष बहुमत द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित करना प्लस राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति। यहां यह ध्यान रखना है, महाभियोग प्रस्ताव एक सत्र में ही पारित होना चाहिए। देखिए, एक सत्र का मतलब क्या है? पहले तो आप यहां ये समझ लीजिए, अनुच्छेद 61 क्या कहता है। वो ये कहता है कि जब न्यायाधीशों को पद से हटाना होगा तो राष्ट्रपति की तरह उनके खिलाफ भी महाभियोग प्रक्रिया का ही प्रयोग किया जाएगा, जिसमें आप दोनों सदनों के पृथक विशेष बहुमत से, यानी कि लोकसभा में भी विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। और विशेष बहुमत का मतलब मैंने अभी आपको बता ही दिया कि जो भी कुल सदस्य संख्या है उसकी मेजोरिटी यानी अधिक, और जो उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले हैं उनका 2/3। यह तो हो गया विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित हो। इसमें यह भी ध्यान रखना है, एक सदन ने अगर पारित कर दिया और दूसरे ने मना कर दिया तो महाभियोग प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाएगी। दोनों सदनों से प्रस्ताव का पारित होना अनिवार्य है। इसके लिए संयुक्त अधिवेशन भी नहीं बुलाया जा सकता। सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया में अगर एक सदन मना कर देवे किसी दूसरे सदन द्वारा पारित किसी कानून को स्वीकृति प्रदान करने से, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। लेकिन अगर आप महाभियोग प्रक्रिया चला रहे हैं तो दोनों सदनों से पृथक विशेष बहुमत से प्रस्ताव का पारित होना जरूरी है। महाभियोग प्रस्ताव एक सत्र में पारित होना चाहिए। इसका मतलब यह है, अगर वो मान लीजिए मानसून सत्र में लाया गया है तो उसी सत्र में पारित हो, शीतकालीन सत्र में लाया गया है तो उसी में पारित होना चाहिए। अगर आपने एक सत्र में एक सदन से पारित कर दिया और ये चाहते हैं कि अब सत्र समाप्त हो रहा है तो अगला जो दूसरा सदन की स्वीकृति हम अगले सत्र में ले लेंगे, नहीं, फिर नए सत्र में प्रस्ताव वापस रखा जाएगा। तो इसका मतलब एक ही सत्र में प्रस्ताव का पारित होना जरूरी है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता में कार्यपालिका व न्यायपालिका के कार्यों व निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ऐसा शायद कुछ हमारे विद्यार्थी ने लिखा है। और एक विद्यार्थी हैं जिन्होंने लिखा है, हाँ बिल्कुल कि सर महाभियोग तो केवल राष्ट्रपति पर ही लगाया जाता है, क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी लगाया जा सकता है? देखिए, महाभियोग जो है उस शब्द का प्रयोग जनरली राष्ट्रपति के खिलाफ जब भी प्रस्ताव लाया जाता है तभी लगाया जाता है। लेकिन बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना होगा तो महाभियोग प्रक्रिया का ही अनुसरण किया जाएगा।
यानी कि सेम वही प्रोसेस हम वहां पर भी अपनाते हैं। हाँ, चंद्रवीर सिंह कह रहे हैं कठिन प्रक्रिया, बिल्कुल कठिन प्रक्रिया है महाभियोग की जो प्रक्रिया है। हाँ, निभा कुमारी सत्र दोबारा समझाइए। देखिए, सत्र का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मॉनसून कालीन सत्र चल रहा है, मॉनसून कालीन सत्र जिसमें कि अभी सत्र शुरू हुआ है और महाभियोग का प्रस्ताव रख दिया गया, लेकिन सत्र समाप्त हुआ तब तक महाभियोग का प्रस्ताव एक ही सदन से पारित हुआ। तो ये एक सत्र में एक सदन ने तो पारित कर दिया, लेकिन सत्र का समय भी तो समाप्त होता है, सत्र भी तो अलग अलग काल में चलते हैं। तो अब अगला सत्र जो है वो नया जब आएगा, आप सोचें कि उसमें हम दूसरे सदन से पारित करवाएंगे, तो ऐसा नहीं है। दोनों सदनों से एक सत्र में ही महाभियोग प्रक्रिया का पारित होना अनिवार्य है। हाँ बिल्कुल, जीवी रामास्वामी पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई थी, लेकिन वो भी एक ही सदन द्वारा पारित हुई थी, दूसरे सदन द्वारा पारित नहीं हो पाई थी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। श्री राम कुशवाहा कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छे राजनीति विज्ञान के व्याख्याता हैं, थैंक यू वेरी मच। देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ से आगे लोकसभा और राज्यसभा की जो समान शक्तियाँ हैं वो क्या है और दोनों की अलग अलग शक्तियाँ क्या है। तो पहले हम क्यों नहीं दोनों की समान शक्तियों की बात कर लेते हैं, जहाँ पर दोनों एक समान शक्तिशाली दिखाई देते हैं, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो समान शक्तियों में आप देखिए, सबसे पहले बता सकते हैं सामान्य विधि, सामान्य विधि निर्माण में, सामान्य विधि निर्माण में प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में रखा जा सकता है। प्रस्ताव कहां रखा जा सकता है, दोनों सदनों में से किसी भी सदन में, दोनों सदनों में से किसी भी सदन में, दोनों सदनों में से किसी भी सदन में रखा जा सकता है। तो पहली बात तो आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए, सामान्य विधि निर्माण का मतलब क्या है। विधि दो प्रकार की होती है, एक होता है धन विधेयक पारित करना, एक होता है सामान्य विधेयक। आप सामान्य विधेयक रखना चाहते हैं तो दोनों सदनों में से किसी भी सदन में रख सकते हैं। शुरुआत उसकी लोकसभा से भी हो सकती है, शुरुआत उसकी राज्यसभा से भी हो सकती है। कर्तव्य वैष्णव, आप शायद ये जानना चाह रहे हैं कि विशेष बहुमत समझ में नहीं आया, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, विशेष बहुमत जिसको हम कहते हैं 2/3 बहुमत, विशेष बहुमत का दूसरा नाम जो है वो 2/3 बहुमत के रूप में ये जाना जाता है। देखिए, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सदन की कुल सदस्य संख्या, इसको मैं अगर आप कहें तो यहां आपको बता सकता हूं, थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। विशेष बहुमत की अगर आप बात कर रहे हैं तो विशेष बहुमत का मतलब यह है कि लोकसभा की बात कर लेते हैं पहले। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है, कुल सदस्य संख्या, तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है 545, 545 सदस्य है। अब हम लोकसभा का बहुमत अगर देखें, लोकसभा के बहुमत का मतलब ये कुल सदस्य संख्या का आधे से अधिक, तो आप 545 का अगर आधे से अधिक देखें, यानी कि लोकसभा का आप बहुमत कहें, लोकसभा का बहुमत, तो बहुमत कितना हो जाएगा 545 का अगर हम आधे से अधिक करें, लगभग 273 के आसपास हो जाएगा, 273 के आसपास हो जाएगा, कम से कम इतने सदस्य। लेकिन उस दिन लोकसभा के अंदर जो उपस्थित सदस्य हैं और भाग लेने वाले, क्योंकि सबके सब मतदान करें कोई जरूरी नहीं है, उपस्थित व भाग लेने वाले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ सदस्य जो है वो मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की अगर हम बात करें तो वो सदस्य संख्या पूरी 545 नहीं है बल्कि 500 है, क्योंकि 45 सदस्य है तो उपस्थित नहीं थे, उन्होंने भाग नहीं लिया। अब आप 500 का 2/3 कर लीजिए, 500 का 2/3,
तो 500 का अगर आप 2/3 करेंगे तो 500 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 500 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 1000, और जब 3 से डिवाइड करेंगे हम उसको तो फिर कितना आएगा 333.33 यानी कि आ जाएगा 333 सदस्य। कितने सदस्य? 333 सदस्य। हम 0.33 को नहीं ले रहे हैं, 333 सदस्य। अब 333 सदस्य और 273 सदस्यों में से अधिक कौन सा है? अधिक है ये, यानी कि उस दिन ये संख्या काउंट नहीं होगी। 545 सदस्यों ने सबने भाग नहीं लिया है, लेकिन भाग लेने वाले सदस्य कितने हैं? 500 हैं। तो फिर क्या होगा? 333 सदस्य माने जाएंगे। और अगर सब के सब सदस्यों ने भाग ले लिया है तो फिर 273 सदस्यों की मेजॉरिटी ही पर्याप्त होगी। तो ये कहलाता है विशेष बहुमत। अब मेरे हिसाब से आपको विशेष बहुमत समझ में आ गया होगा। अब हम आगे जो बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्तियों की। तो पहला, सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया को लेकर के लोकसभा और राज्यसभा लगभग इक्वल यानी कि बराबर शक्ति रखते हैं, क्योंकि प्रस्ताव दोनों सदनों में पारित हो सकता है। दूसरी बात हम कहेंगे कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका पर नियंत्रण, और कार्यपालिका पर नियंत्रण को लेकर के भी आप कह सकते हैं कि प्रश्न पूछना, निंदा प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, ये जो प्रस्ताव है वो दोनों सदनों में लाए जा सकते हैं। निंदा प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, ये सभी दोनों ही सदनों में लाए जा सकते हैं। तीसरी अगर हम बात करें कार्यपालिका पर नियंत्रण के अलावा निर्वाचन का काम, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ही था ऊपर, निर्वाचन व संविधान संशोधन, निर्वाचन व संविधान संशोधन, इन सभी क्षेत्रों के अंदर दोनों इक्वल पावर रखते हैं। सामान्य विधि निर्माण के लिए प्रस्ताव दोनों सदनों में से किसी भी सदन में रखा जा सकता है। दूसरा, कार्यपालिका पर नियंत्रण लगाना हो तो प्रश्न पूछना, निंदा प्रस्ताव लाना, काम रोको प्रस्ताव लाना, ये दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाए जा सकते हैं। हाँ, ध्यानाकर्षण भी इसके साथ ही समझ लीजिएगा। निर्वाचन व संविधान संशोधन, निर्वाचन में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव में दोनों के सदस्य भाग लेते हैं, वहां पर भी बराबर हैं ये। संविधान में संशोधन करना हो तो दोनों सदनों से संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत होना चाहिए, और महाभियोग की प्रक्रिया जो है उनमें ये सब बराबर है। व महाभियोग, इन तीनों में लोकसभा और राज्यसभा समान शक्तिशाली है। लेकिन अगर हम बात करें लोकसभा की विशिष्ट शक्तियां क्या है और राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियां क्या है, हम दोनों की एक समान शक्ति तो देख चुके हैं। लोकसभा की विशिष्ट शक्तियां क्या है? तो लोकसभा की विशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत सबसे पहले आप बता सकते हैं धन विधेयक लोकसभा में ही रखा जा सकता है। धन विधेयक कहां रखा जाएगा? लोकसभा में। देखिए, धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा के पास जाएगा और राज्यसभा उस पर केवल 14 दिन तक विचार विमर्श कर सकती है। उसके पास केवल 14 दिन तक विचार विमर्श का ही समय है। धन विधेयक पर राज्यसभा केवल 14 दिन विचार विमर्श कर सकती है। विचार विमर्श कर सकती है, इससे ज्यादा समय उसके पास में नहीं है। 14 डेज ओनली, 14 दिन है, वो विचार विमर्श कर सकती है। फिर वो चाहे उसे स्वीकृति प्रदान करे चाहे ना करे, फिर भी वो पारित माना जाता है। तो इसका मतलब ये वक्त धन विधेयक केवल लोकसभा में ही रखा जा सकता है। तो लोकसभा की ये विशिष्ट शक्ति है। दूसरा, आप लोकसभा की विशिष्ट शक्ति में बताएंगे संयुक्त अधिवेशन, जब भी दोनों का बुलाया जाएगा, संयुक्त अधिवेशन जिसका उल्लेख अनुच्छेद 108 में है, आर्टिकल 108 में, 108।
संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव अंतिम। देखिए, संयुक्त अधिवेशन बुलाया कब जाता है? जब दोनों सदनों के बीच में कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए। लोकसभा ने पारित किया, राज्यसभा ने मना कर दिया, राज्यसभा ने पारित किया, लोकसभा ने मना कर दिया, तो वहां पर वो विधेयक यानी कि वो कानून जो बनने की प्रक्रिया वो रुक जाएगी। फिर अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों का एक संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा आमंत्रित किया जाता है। उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा जैसा चाहती है वैसा ही प्रस्ताव पारित हो जाता है। क्यों? राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 245। लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 545। आधे से भी मतलब दुगने से भी अधिक है। ऐसी स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की जब एक साथ वोटिंग होगी तो लोकसभा जिस तरह का प्रस्ताव चाहेगी उसी तरह का प्रस्ताव उसमें पारित भी हो जाएगा। तो ये भी एक कारण है कि लोकसभा राज्यसभा की अपेक्षा यहाँ पर शक्तिशाली है। पहला आपने देखा धन विधेयक को लेकर, दूसरा आपने देखा संयुक्त अधिवेशन को लेकर, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो लोकसभा की शक्ति को दर्शा रहा है वो है अविश्वास और कटौती प्रस्ताव लोकसभा में ही रखे जा सकते हैं। कटौती प्रस्ताव व अविश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव व अविश्वास प्रस्ताव कहां रखे जा सकते हैं? लोकसभा में ही। रखे जा सकते हैं। राज्यसभा में इनको नहीं रखा जा सकता, ये लोकसभा में ही रखे जा सकते हैं। और शिवानी सामरिया ने कहा सर नोट्स में 109 लिखवाया है, किसके बारे में आप 109 कह रही हैं शिवानी? अगर आप कह रही हैं दोनों की ज्वाइंट मीटिंग जो बुलाई जाती है, दोनों का जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, तो वो 108 में है। लेकिन अगर आप धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 109 में है। तो अगर इस प्रकार का अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप इसे ज़रूर दूर कर लीजिएगा। 108 दोनों की ज्वाइंट मीटिंग है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। 109 जिसके अंतर्गत धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। तो यहां आप देखिए कटौती प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव कहां लाया जा सकता है? लोकसभा में ही लाया जा सकता है। और ये वो प्रस्ताव है जिनके पारित होने पर, अगर ये पारित हो जाए तो क्या होगा? मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा। मंत्रिमंडल भंग, तो मंत्रिमंडल को भंग करने का अधिकार जो है वो लोकसभा को ही दिया गया है। राज्यसभा उसमें इतनी शक्तिशाली नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें क्या केवल लोकसभा ही शक्तिशाली है तो गलत होगा। राज्यसभा भी शक्तिशाली है। दो ऐसी शक्तियां राज्यसभा के पास हैं जो लोकसभा के पास में नहीं है। और वो शक्तियां कौन कौन सी हैं? वो हैं अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312। ये दो आर्टिकल ऐसे हैं जो राज्यसभा को शक्तिशाली बनाते हैं। कर्तव्य वैष्णव ने, देखिए अभी जो आपका कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को थोड़ा ढंग से क्लियर करना जरूरी है। कर्तव्य आपने लिखा है सर अनुच्छेद 109 के बारे में बुक में दे रखा है, तो अनुच्छेद 109 के बारे में क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है धन विधेयक को लेकर के। 108 जिसका मैंने बताया आपको, दोनों की ज्वाइंट मीटिंग, मतलब जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा तो उसका उल्लेख कहां है? अनुच्छेद 108 में किया गया है। देखिए अनुच्छेद 249 ये क्या करता है? अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसको दे सकती है? संसद को दे सकती है।
और अनुच्छेद 312 के अंतर्गत क्या कर सकती है? नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर कानून का अधिकार किसको दे सकती है? संसद को दे सकती है कि इस पर संसद कानून बनाए। और 312 के अंतर्गत नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा कर सकती है। नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा कर सकती है। नवीन अखिल भारतीय सेवाएं जैसे कि आईएएस है, आईपीएस है, इस प्रकार की और कोई सेवा बनानी हो तो नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जा सकता है। अच्छा, शिवानी कह रही है, आप सही कह रहे हैं, धन विधेयक अनुच्छेद 109 में ही है। चलिए, कंफ्यूजन दूर हो गया इसका मतलब आपका। आगे बढ़ते हैं। ये आपने देखा दोनों ही शक्तियों के बारे में। अब हम बात करते हैं संसद में विधि निर्माण प्रक्रिया। तो इसके बारे में सबसे पहले तो कानून बनने की जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से संसद में आगे बढ़ती है, क्योंकि हम कानून की बात तो बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन कानून बनता कैसे इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें आप देखेंगे कि कानून बनने के लिए जो प्रस्ताव रखा जाता है उस प्रस्ताव को क्या कहते हैं? विधेयक। कानून बनने के प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? विधेयक। कानून बनने का प्रस्ताव विधेयक कहलाता है। विधेयक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से विधेयक होते हैं? दो प्रकार के, सरकारी और गैर सरकारी। सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी विधेयक। देखिए, सरकारी विधेयक किसको कहते हैं और गैर सरकारी किसको कहते हैं? सरकारी विधेयक का मतलब है कि ये मंत्रिमंडल में से रखा जाए, और गैर सरकारी का मतलब होता है गैर मंत्रिमंडल सदस्य के द्वारा। गैर मंत्रिमंडल सदस्य द्वारा, यानी कि कोई भी रख सकता है लेकिन वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। मंत्रिमंडल में शामिल है तो वो सरकारी हो गया, क्योंकि वो तो मंत्रिमंडल का हिस्सा तो सरकार है, और मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है तो वो गैर सरकारी हो गया। तो दो प्रकार के विधेयक हो गए, सरकारी और गैर सरकारी। जो सरकारी विधेयक है वो दो तरह का हो सकता है, और वो दो तरीके कौन कौन से हैं? वो दो तरीके हैं, सामान्य विधेयक और वित्त विधेयक। सामान्य और वित्त विधेयक। लेकिन गैर सरकारी की तरफ से केवल एक ही प्रकार का विधेयक रखा जा सकता है, और वो होगा सामान्य विधेयक। सामान्य विधेयक यानी कि सामान्य कानून बनाना है तो वो गैर मंत्रिमंडल सदस्य के द्वारा, यानी कि संसद का सदस्य है, कोई भी रख सकता है, मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। सामान्य कानून बनाने के लिए वो प्रस्ताव रख सकते हैं। लेकिन सरकारी विधेयक जो है वो मंत्रिमंडल की तरफ से रखा जाता है। दो प्रकार के विधेयक, वो सामान्य भी हो सकते हैं और वो वित्त विधेयक भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, इसको जो गैर सरकारी विधेयक है उसको निजी सदस्यों का विधेयक भी कहा जाता है। तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो। तो यहां हमने देखा संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है यहां से आगे कैसे बढ़ेगी। ये तो मैंने विधेयक के बारे में बता दिया। अब हम बात करेंगे, 3 वाचन से गुजरता है कोई भी कानून। 3 वाचन कौन से हैं? प्रथम, द्वितीय व तृतीय वाचन। प्रथम वाचन में, ये वाचन का मतलब है कानून निर्माण के 3 स्तर। कानून निर्माण के स्तर, स्टेजेस, इंग्लिश में अगर आप कहें तो स्टेज कह सकते हैं। 3 स्टेज से होकर गुजरता है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। प्रथम वाचन में
क्या होता है? प्रस्तावक जो कानून बनाने वाला है, प्रस्तावक द्वारा अध्यक्ष या सभापति की अनुमति से प्रस्ताव रखा जाता है। कानून बनने के लिए प्रस्ताव रखा जाता है कि मैं ये कानून बनाना चाहता हूं। इससे पूर्व वो क्या करता है, अगर लोकसभा है तो अध्यक्ष से स्वीकृति लेगा, राज्यसभा है तो सभापति से स्वीकृति लेगा और वो प्रस्ताव रखेगा कि इस पर मैं कानून बनाना चाहता हूं। इस संबंध में वो एक भाषण भी देता है। प्रस्तावक क्या करता है, उस कानून को लेकर के सदन में एक भाषण देता है। सदन में भाषण। अब जब प्रस्ताव रख दिया जाता है कानून बनने का, तो द्वितीय वाचन में क्या होता है? द्वितीय वाचन सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसमें चर्चा होती है प्रस्ताव पर, कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, यह होता है सबसे पहला काम। प्रस्तावक ने तो प्रस्ताव रख दिया, अब वो कानून बनने के लायक है या नहीं है, तो उस पर सदन में चर्चा करवाई जाएगी। तो सबसे पहले चर्चा होगी, चर्चा के बाद उस पर सभी सदस्यों की राय ली जाएगी कि इसको समिति को भेजना है या नहीं भेजना है। समिति स्तर, समिति जो है वो होती है टेक्निकल कमेटीज, तकनीकी समितियां, जो कानून की विशेषज्ञ समितियां होती है। यह तय किया जाता है चर्चा करने के बाद कि उसे समिति के पास में भेजना है या नहीं भेजना है। क्या वो कानून बनने का जो प्रस्ताव रखा गया है वो समिति के पास भेजे जाने लायक है या नहीं है, क्योंकि समिति ही उसको फाइनल रूप देगी। कानून जो ढांचा बनेगा वो समिति के द्वारा ही बनाया जाएगा। तो समिति के पास में उसको भेजना है या नहीं भेजना है। उसके बाद में आता है समिति के द्वारा उसको वापस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुतिकरण, समिति को एक समय दिया जाएगा कि आप इतने समय में इस कानून का ढांचा तैयार कीजिए। समिति वो ढांचा तैयार करके उसे सदन में वापस प्रस्तुत करेगी, जिसे हम प्रस्तुतिकरण कहते हैं। उसके बाद इस पर फिर क्या होगा, चर्चा। एक बार पुनः क्या होती है, प्रस्तुतिकरण के बाद में चर्चा चलती है। ये देखिए सेकंड वाचन जो है वो इसी के दौरान सब कुछ हो रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड वाचन ही होता है, द्वितीय वाचन ही होता है। उस पर प्रस्तुतिकरण के बाद गहन चर्चा चलती है और गहन चर्चा के बाद उस पर करवाया जाता है मतदान। कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, मतदान करवाया जाता है। ये सब कुछ जब हो जाता है उसके बाद में आता है तृतीय वाचन। और तृतीय वाचन एक तरह से ये कहा जाता है कि एक फॉर्मेलिटी होती है। इसमें केवल शब्द संबंधी जो त्रुटियां होती है उनको ही दूर किया जाता है। शब्द संबंधी संशोधन ही किए जाते हैं उसमें। शब्द संबंधी संशोधन का मतलब यह है कि आपने पूरा मकान बना दिया है, अब आपको उसको क्या करना है, केवल फिनिशिंग टच देना है। तो यहां पर वो फिनिशिंग टच दिया जाता है। और ये फिनिशिंग टच कौन देता है, तृतीय वाचन के अंदर, कि इसमें किसी प्रकार की शब्द संबंधी अशुद्धियां हैं तो उनको दूर किया जाए। फिर जब तृतीय वाचन पूरा हो जाता है वहां से वो फाइनल रूप ले लेता है, तो इसे भेज दिया जाता है दूसरे सदन में। कहां भेज देते हैं, दूसरे सदन में। अब दूसरे सदन का मतलब क्या हुआ, दूसरे सदन का मतलब हुआ अगर लोकसभा ने पारित किया तो वो राज्यसभा के पास जा रहा है, और राज्यसभा ने पारित किया है तो वो लोकसभा में जा रहा है। दूसरे सदन में भी वो 3 चरणों से होकर के गुजरता है। दूसरे सदन में भी प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन व तृतीय वाचन, ये तीनों ही चरण होंगे। इन तीनों चरणों से होकर के वो कानून का रूप लेगा, मतलब इन तीनों चरणों से गुजर करके वो कानून का रूप प्राप्त करेगा। अब देखिए यहां अगर हम बात करें कि दूसरा सदन जो है उसमें भी दूसरा सदन, तो वहां पर भी 3 चरण से गुजरेगा। 3 चरण से
प्रक्रिया पूरी होगी, और जब 3 चरण से प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो अंतिम राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा हस्ताक्षर के लिए। राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहिए उस पर। राष्ट्रपति या तो उस पर अपनी स्वीकृति दे देगा या राष्ट्रपति उसको क्या कर देगा, पुनर्विचार के लिए लौटा देगा। स्वीकृत या पुनर्विचार, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन दोबारा आने पर उसको स्वीकृति प्रदान करना जरूरी होता है, और वो भी सामान्य विधेयक ही, वित्त विधेयक नहीं। सामान्य विधेयक जो होता है उसी को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, और कभी कभी राष्ट्रपति इस पर जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग भी कर लेता है। जेबी निषेधाधिकार, जिसको पॉकेट वीटो कहा जाता है, वो रखकर अपनी जेब में भूल जाएगा कि मेरे पास कोई कानून बनने के लिए प्रस्ताव आया है, जैसा कि ज्ञानी जेल सिंह ने किया था पोस्ट ऑफिस संशोधन बिल को लेकर के। तो यहां पर ये 3 चरणों से, एक सदन में, 3 चरणों से दूसरे सदन में, उसके बाद राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए, राष्ट्रपति स्वीकृति दे दे तो वो कानून बन जाता है, और राष्ट्रपति स्वीकृति न दे तो उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। एक बार पुनर्विचार से आने के बाद दोबारा उसको स्वीकृति देना राष्ट्रपति के लिए जरूरी हो जाता है। कभी कभी जब दोनों सदनों में न बैठे तो फिर वो कहाँ चला जाता है, संयुक्त अधिवेशन में। और उसके बारे में मैंने आपको बताया था, लोकसभा मजबूत है, लोकसभा की सदस्य संख्या ज़्यादा है, इसलिए लोकसभा जो चाहेगी उसी रूप में प्रस्ताव पारित भी हो जाएगा। तो देखिए, आज की इस क्लास में चूंकि समय समाप्त हो रहा है तो मैं ज़्यादा कुछ आपको यहाँ पर नहीं बता पा रहा हूँ। हम इसको तो यहीं समाप्त करेंगे। हमारी अगली क्लास कल नहीं और परसों होगी। परसों की क्लास में हम न्यायपालिका एक नया चैप्टर लेकर के आएंगे, लेकिन साथ ही इसमें बची हुई कुछ बातें हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और वो क्या होगी हमारी, वो होगी वित्त विधेयक को लेकर या धन विधेयक को लेकर और समितियों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे फिट। जय हिंद।